नमस्कार मेरे प्यारे नौजवान साथियों, मैं नीरज शर्मा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं, जिंदाबाद हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर रहे हैं। डेली 5 मिनट क्वेश्चन आंसर सीरीज में आज हो सकता है कि 5 मिनट से ज्यादा भी हो जाए, और डेली हम एक क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं, लेकिन हो सकता है आज एक से ज्यादा करें। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि अब तक हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, लेकिन आज हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ हैं और इसके साथ ही हम इस चैप्टर को बिल्कुल खत्म करने की ओर हैं। तो आज हम देखने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर, उनके 1 या 2 लाइन में आपके क्वेश्चन के आंसर रहेंगे। क्या आंसर होंगे ये आप समझेंगे, किस तरह के पेपर में क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर कई जगह ईयर भी लिखा देखेगा आपको, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए हैं, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो बहुत ध्यान से आप चीजों को समझेंगे। पहला वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन देखें हम, तो ये होगा, हाउ वॉज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट क्रूशियल फॉर द ट्रेड नेटवर्क ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी? एक्सप्लेन। 16वीं शताब्दी में इंडियन सबकॉन्टिनेंट ट्रेड नेटवर्क के लिहाज से किस तरह से वो इंपोर्टेंट था, इसकी हमसे बात की गई है। आंसर हो सकता है ड्यूरिंग 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में The Indian subcontinent was very crucial trade network due to its strategic location. स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो है बहुत ही शानदार लोकेशन पे है। ज्योग्राफिकली हम आप बात करें तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी जहां से सारे के सारे जो ट्रेड शिप होते थे वो वहां से गुजरते ही थे। तो ये ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये था, बहुत ही क्रूशियल था। इट एक्टेड एज ए सेंट्रल हब, ये एक सेंट्रल हब की तरह काम करता था, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। वे ट्रेड रूट्स मेट अलोंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, पीपल एंड आइडियाज। ये वो सेंट्रल हब था जहां से हर ट्रेड रूट गुजरता था, सारे ट्रेड रूट्स यहां पर मिलते थे, और इसकी वजह से न सिर्फ ट्रेड होता था बल्कि सामान के साथ साथ विचारों का, सामान के साथ साथ लोगों का इधर से उधर जाना बना रहता था। ठीक है, ये सेंट्रल हब की तरह काम करता था। दिस रीजन प्लेड ए क्रूशियल रोल इन कनेक्टिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया। ये इसलिए भी बहुत जरूरी था कि एशिया के सारे पार्ट्स को, ये डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता था एक दूसरे से, मेकिंग इट ए वाइटल पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स ट्रेड नेटवर्क ऑफ दैट एरा। उस समय पर, जिस समय बहुत ज्यादा ट्रेड आपका इसी रूट से होता था, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये एक बेस्ट आंसर था आपके इस क्वेश्चन का, और इसी तरह से अगर आप लिख के आएंगे तो डेफिनेटली जो हमारा टारगेट है 95% प्लस मार्क्स अचीव करने का, आप कर पाएंगे। बस आपको रेगुलरिटी बना के रखना है, बार बार रिवीजन करना है, कीवर्ड्स को, की हाईलाइट किए हुए वर्ड्स को आपको बार बार समझना है, और अगर कोई दिक्कत आती है एक प्यारा सा कमेंट करना है, फिर आपका सॉल्यूशन हम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड यूरोपियंस हेल्प इन द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, नॉलेज एंड कस्टम्स अक्रॉस यूरोपियन कंट्री ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी? एक्सप्लेन। 16वीं शताब्दी में यूरोपियन कंट्रीज में किस तरह से यूरोपियंस को सहायता मिली एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड में, नॉलेज में एंड कस्टम्स में? समझते हैं क्या है, आंसर क्या हो सकता है। ड्यूरिंग द मिड 16th सेंचुरी यूरोपियन एक्सपेंडेड ट्रेड, नॉलेज एंड कस्टम अक्रॉस यूरोपियन कंट्रीज। सारे यूरोपियन कंट्रीज में इस समय पर नॉलेज, ट्रेड एंड आपका कस्टम्स को फैलाया गया। किस तरह से फैला? थ्रू एक्सप्लोरेशन, एस्टेब्लिशिंग ट्रेड रूट्स। नए नए ट्रेड रूट्स को देखे गए, नए नए ट्रेड रूट्स बनाए गए और उसको एक्सप्लोर किया गया। शेयरिंग साइंटिफिक डिस्कवरीज, शिप इंजन आ गया, इंजन से शिप चल रहा है, अब उसको और दूर तक जाने में सहायता मिल रही है, बड़े बड़े शिप आ गए। ये टेक्नोलॉजी, ये साइंटिफिक डिस्कवरीज को शेयर किया गया। एंड कल्चरल एक्सचेंज, और कल्चरल एक्सचेंज हुआ, दस फोस्टरिंग, जिससे कि बढ़ावा मिला इकोनॉमिक ग्रोथ को एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। पूरे कॉन्टिनेंट में इस तरह के विचारों को बढ़ावा मिला। ठीक है, तो ये एक आपका बहुत शानदार आंसर हो सकता था क्वेश्चन नंबर 2 का, कि किस तरह से यूरोप के अंदर नॉलेज, ट्रेड एंड कस्टम्स को फैलाया गया 16th सेंचुरी में। थर्ड क्वेश्चन वेरी शॉर्ट, एक्सप्लेन रोमांटिसिज्म एज ए कल्चरल मूवमेंट इन यूरोप। यूरोप में जो एक रोमांटिसिज्म था, कॉन्सेप्ट था, वो किस तरह से आपका एक कल्चरल मूवमेंट बना और वो कैसे एक्सप्लेन करना है आपको।
आंसर हो सकता है रोमांटिसिज्म इन 19th सेंचुरी यूरोपियन कल्चरल मूवमेंट। ये 19वीं शताब्दी का यूरोप का एक कल्चरल मूवमेंट था, एम्फेसाइज, जिसमें इमोशंस एंड नेचर एंड इंडिविजुअलिज्म पर ज्यादा ध्यान दिया गया। इमोशंस, इंडिविजुअलिज्म एंड नेचर, इन तीन पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया ओवर रीजन एंड ट्रेडिशन। आपकी प्रथाएं और रीजन के अपेक्षा इमोशन पर, नेचर पर, इंडिविजुअलिज्म पर ज्यादा ध्यान दिया गया। इट सेलिब्रेटेड इमेजिनेशन, पैशन एंड सुपरनेचुरल चैलेंजिंग एनलाइटनमेंट आइडियल्स। रोमांटिक आर्टिस्ट, राइटर्स, musicians sought to evoke powerful emotions, depict the beauty of the tranquility of nature in their works। उस समय पर, उस समय के जो गीतकार थे, उस समय के जो लेखक थे, उस समय के जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने तरह तरह के संगीत और उन सब में प्रोआ नेशनलिज्म को, रोमांटिसिज्म को अलग अलग तरह से गाया और वहां पर एक नेशनल फीलिंग आपका ऊपर आई, एक नेशनलिटी के ऊपर एक नेशनल फीलिंग डेवलप हुई। इससे कलेक्टिव बिलोंगिंग वगैरह पैदा हुआ, जिससे फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत ज्यादा हेल्प हुई। ये आपका बेहतरीन आंसर था क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम बात करते हैं 4 की। एक्सप्लेन फ्रेडरिक सोरोज ड्रीम इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक इन फ्रांस ड्यूरिंग 1848। 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सोरो। फ्रेडरिक सोरो एक 4 प्रिंट्स बनाते हैं, 4 पिक्चर्स बनाते हैं और उनमें एक रिपब्लिक आपके स्टेट का एक कॉन्सेप्ट होता है। डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक वो बनाना चाहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट उसमें है। इसका क्या आंसर हो सकता है? आपकी फर्स्ट पिक्चर है ये आपका बुक का, सिविक्स का जो हिस्ट्री का बुक है उसका फर्स्ट पिक्चर ये है जो 1848 में फ्रेडरिक सोरो ने बनाई है, जिसमें एक लंबी कतार स्वतंत्रता की देवी की तरफ बढ़ते हुए उनको होमेज करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो उसी को हम यहाँ पर डेपिक्ट करेंगे, उसी को आप एक्सप्लेन करने वाले हैं। फ्रेडरिक सोरोज एनविजन्ड ए डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक इन फ्रांस। फ्रांस में 1848 में फ्रेडरिक सोरो नाम के व्यक्ति ने एक डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक बनाने का स्वप्न देखा, एक ख्वाब देखा, एक विजन देखा। एम्फसाइजिंग इक्वलिटी एंड लिबर्टी फॉर ऑल सिटीजन, जिसमें सभी सिटीजन्स के लिए इक्वलिटी एंड लिबर्टी की बात थी। His dream reflected aspirations for fair society, echoing the ideals of French Revolution। और इसमें इनकी उम्मीदें, इनके एस्पायरेशंस ये था कि जो सोसाइटी होगी वहां पर इक्वलिटी होगी, फेयर सोसाइटी होगा, और यही सब वो आइडियाज थे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में निकल के आए थे। So sought a government that empowered people, ensured social justice, resonating with the spirit of the times। समय के इच्छाओं को समझते हुए एक ऐसी गवर्नमेंट हो जिसमें लोगों की इच्छाएं सर्वोपरि हो, एक ऐसा रिपब्लिकन बनाना चाहते थे फ्रेडरिक सोरो, एक डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो ये बेस्ट आंसर था आपको इस पिक्चर का एंड फ्रेडरिक सोरो के ड्रीम का जो इन्होंने 48 में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5th क्वेश्चन। एनालाइज द रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर कैवोर हु लेड द मूवमेंट टू द यूनाइट द रीजन्स ऑफ इटली। इससे पहले हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन देखा था जिसमें आपने वीडियो में देखा होगा यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, उसमें कैवर का जो रोल प्ले करते हैं वो हमने देखा है कैवर का क्या रोल रहा था, और उन्होंने बहुत सारे अलायंसेस किए और बहुत सारे आपके फ्रेंड्स की मदद ली जिससे आपके जो इटली का यूनिफिकेशन संभव हो पाया। वो सारी बातें वहां कर चुके हैं, लेकिन एक बार यहां पर शॉर्ट आंसर के रूप में देख लेते हैं। चीफ मिनिस्टर कैवर प्लेड ए पाइवोटल रोल इन इटालियन यूनिफिकेशन मूवमेंट, एम्प्लॉइंग डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी एंड अलायंसेस टू अचीव हिज गोल। जो चीफ मिनिस्टर से कैवोर ने अपने आसपास की कंट्री से, स्पेशली फ्रांस से कुछ अलायंसेस किए और कुछ स्ट्रेटेजी इस तरह की यूज की कि जो इटली पर इन्फ्लुएंस था ऑस्ट्रिया का, उस इन्फ्लुएंस को दूर किया। कई सारे वॉर भी हुए जिससे कि जो ऑस्ट्रियन इन्फ्लुएंस था वो कम हुआ। ऑस्ट्रियन आर्मी जो यहाँ पर डिप्लॉय थी इटली में, उन सबको वहां से हटा दिया गया। His leadership and political acumen were instrumental in the uniting various Italian states into a cohesive nation state। जो बिखरे हुए थे अलग अलग स्टेट, जो डेस्परेट स्टेट्स थे इटली के, उन सबको इकट्ठा किया गया इन सभी एफर्ट्स के साथ में, लेइंग द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न इटली फॉर्मेशन। तो नया आपका इटली है इसी तरह से बना हुआ है। तो ये आपका एक क्वेश्चन का आंसर था वेरी शॉर्ट में चीफ मिनिस्टर कैवोर के ऊपर। ये बार बार आपसे पूछा जाता रहा है तो आप इसे बहुत अच्छे से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। How did the Treaty of Constantinople of 1832 recognize Greece as an independent nation?
1832 में जो एक ट्रीटी हुआ कॉन्स्टेंटिनोपल का, वो किस तरह से ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में स्वीकार करता है और घोषणा करता है, एक्सप्लेन करना है। The Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation by ending the Greek War of Independence against Ottoman Empire. Ottoman Empire के खिलाफ में जो ग्रीस का एक वॉर चल रहा था, उस वॉर को कंप्लीट होने के बाद, ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद, सबसे पहले ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ने 1832 में ग्रीस को एक नेशन का दर्जा दिया, एक राष्ट्र का दर्जा दिया। It established the Greece sovereignty and defined its border, ensuring its autonomy under European guarantee. यूरोपीय गारंटी की तरह इसे एक नेशन माना, उसके बाउंड्रीज डिक्लेयर किए गए, उनकी सीमाएं बनाई गई कि कहां पर उनका बाउंड्री बनता है, मार्किंग ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड नेशनहुड। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप था एक राष्ट्र बनाने में, एक नेशनहुड के रूप में, जो आपका ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ने पूरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, नेम द सिविल कोड ऑफ 1804 व्हिच एस्टैब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी इन फ्रांस। आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा, जिसमें एक व्यक्ति का नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। वो नेपोलियन बोनापार्ट पावर में आता है, और पावर में आते ही एक कोड जनरेट करते हैं, एक लॉ बनाते हैं जिसे बोलते हैं नेपोलियनिक कोड, और द कोड ऑफ 1804, उसी की हम यहां पर बात करने वाले हैं। द सिविल कोड ऑफ 1804, इसे नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है, which established equality before law and the secure right to property in France, is known as Napoleonic Code. Napoleonic Code इसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, मैंने जैसे आपको कहा था 1 और 2 लाइन में इसका आंसर हो जाता है, क्योंकि हम वेरी शॉर्ट पढ़ रहे हैं। Who has proclaimed as the king of United Italy in 1861? तो आप पता ही है, विक्टर इमैनुअल सेकंड। इससे पहले लॉन्ग आंसर हम देख चुके हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में हम देख चुके हैं, विक्टर इमैनुअल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। ये सभी आपके शॉर्ट आंसर थे। आई थिंक हमें 4 से 5 क्वेश्चन और कर लेने चाहिए, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको अपने लिए मददगार लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है। तो डेफिनेटली अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। और प्लीज हमें सपोर्ट करिए, चैनल को बढ़ाइए अपने दोस्तों तक। जल्दी ही हम आपके सामने पूरी टीम के साथ लाइव होंगे, और फिर लाइव क्लासेस आपके साथ होंगे, रूबरू आपसे मिलेंगे, बातें होंगी और पढ़ाई भी होगी बहुत अच्छे से, बिंदास तरीके से। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।